वेलकम टू डिजिटल ज्ञान एरा। डिजिटल ज्ञान एरा में आपका स्वागत है। और इस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी तैयारी, इसमें मुख्य बिंदु का भी विश्लेषण किया गया है। इसमें मुख्य बिंदु पे कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भारत आगमन के लिए गांधी जी को राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है CF एंड्रूज। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें CF एंड्रूज। इनके बारे में और भी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। CF एंड्रूज गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भारत आगमन के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9 जनवरी 1915 भारत आगमन के उपरांत गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन है लालजी टंडन, दूसरा है सत्यपाल मलिक, तीसरा है वीरप्पा मोइली और चौथा है सत्यपाल सिंह। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वीरप्पा मोइली। इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया था और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 है, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं शारदा अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित और सी ऑप्शन है नायडू अधिनियम के तहत इसे जाना जाता है, या फिर डी नानावती अधिनियम। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, शारदा अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम और अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरिबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था। ठीक है, और यह अधिनियम लॉर्ड एरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था, जिसमें लड़कों का उम्र 18 और लड़कियों का उम्र 14 निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत के पहली सरकार में के प्रमुख थे। तो पहला ऑप्शन रक्षा, दूसरा शिक्षा और तीसरा है रेलवे या फिर आर्थिक सलाहकार। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। तो बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा के प्रमुख, रक्षा विभाग इनको मिला था। ठीक है, तो इसमें ए सही है। तो 2 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है, जबकि सी रामगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, अरुण आसफ अली रेल मंत्री और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंकरी देवी, दूसरा है मेधा पाटकर और तीसरा है सुनीता नारायण, चौथा है पूर्णिमा देवी वर्मन और इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है, ये पूर्णिमा देवी को इसके लिए 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की धनराशि भी प्रदान की गई है। हरगिला सारस के संरक्षण के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, तो इसमें
ऑप्शन जो है डी सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पहला है विक्टोरिया केजेर, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, और सी है नीतिका पोरवाल, और डी है विजय रहाटकर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसे मिला है। ठीक है, तो इनको मिला है विक्टोरिया कजेर को। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही है। इस बार मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिस डेनमार्क यानी विक्टोरिया केजेर को मिला है। ठीक है, विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो 9वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं वो हैं विजया रहाटकर। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मिस इंडिया 2024 का खिताब मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने जीता है। ठीक है, और 71वें मिस वर्ल्ड 2024 में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता है। ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? ठीक है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और दूसरा ऑप्शन है सतजल विद्युत निगम, और तीसरा ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और या फिर चौथा ऑप्शन है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन है बी, सतलज जल विद्युत निगम। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो SGVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में नथाप झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन का स्थापना किया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। ठीक है, तो SGVN की अध्यक्ष एवं प्रतिबंध निदेशक गीता कपूर ने 20 प्रति घंटा इलेक्ट्रोलाइजर और 25 किलोवाट ईंधन से सेल क्षमता आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट की परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, मैसेंजर अंतरिक्ष यान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो मैसेंजर अंतरिक्ष यान है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन लेते हैं, इसमें शुक्र की परिक्रमा करना, या फिर है मंगल की परिक्रमा करना, या फिर सी है बुध जो ग्रह है उसकी मानचित्रण और अनुसंधान करना, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में आपको बताना है जो मैसेंजर अंतरिक्ष यान है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है, बुध की मानचित्रण और उसका अनुसंधान करना। मैसेंजर रूढ़िगत शैली में मैसेंजर का संदर्भ मर्क्यूरियस सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री ऑन रेजिंग से है। नासा का ये रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जो 2011 और 2015 के बीच बुध की कक्षा में परिक्रमा किया था। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान का डेल्टा 2 रॉकेट द्वारा अगस्त 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये ऑप्शन सी सही है, इसमें इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाबार्ड की विस्तृत रूप क्या है? ये बार बार एग्जाम में आता है, कई बार आप इसको देखे होंगे कि इसका फुल मीनिंग्स पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है नाबार्ड का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और सी ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एसेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो और डी है इसमें न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें उत्तर बी सही है। ठीक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म में विस्तृत रूप यहाँ पे बताया गया था। हाथी परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? ये 10वां क्वेश्चन है।
हाथी परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है 1973 और सी ऑप्शन है 1994, डी ऑप्शन है 1987। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो ए ऑप्शन सही है इसमें 1992। हाथी परियोजना भारत में वर्ष 1992 में प्रारंभ हुई थी। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संचालित इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा एवं हाथियों से जनसंख्या में वृद्धि करना। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1973 में। और भारत में सेवा कर 1994 में। और गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद का संपादन करने का अधिकार किसके पास है? समाप्त करने का, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये ऑप्शन है उस राज्य के विधानसभा के पास, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, या सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पास, या डी ऑप्शन संसद के पास। तो इसका सही जवाब को देना है। तो इसमें सही जवाब है डी। ठीक है, सांसद के पास। राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सांसद के पास होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन और उसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा। और भारत के संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपको बताना है। ये अभी यूपी पुलिस 2024 में भी ये सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए, या फिर बी ऑप्शन है 6 वर्ष के लिए, सी ऑप्शन है 9 वर्ष के लिए, या फिर डी ऑप्शन है 12 वर्ष के लिए। तो इसमें उत्तर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितने साल के लिए होता है। तो ये सही ऑप्शन इसमें है सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही है, 9 वर्ष के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के मुख्यालय जो है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है। इसकी स्थापना 26 जून, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जून 1945 को हुई थी। कार्य करना इसमें आरंभ हुआ था अप्रैल 1946 से आरंभ हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को यूएन की महासभा और सुरक्षा परिषद की बहुमत से चुनी जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन समाप्त होता है। इसमें 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट को 19 जून 1981 में छोड़ा गया, उसका नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा ऑप्शन है बी आर्यभट्ट, ठीक है, और सी ऑप्शन है इनसेट 1, या फिर डी ऑप्शन है भास्कर। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि ठीक है, तो इसमें सही आंसर है एप्पल, जो है ये है सही है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को 19 जून 1981 में छोड़ा गया था। इसे केरू फ्रेंच गुयाना से एरिया 1 द्वारा सफलतापूर्वक एरियन 1 जो है इसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इस सैटेलाइट से टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण और रेडियो का नेटवर्क सहित कई संचार परीक्षणों को 19 सितंबर 1985 में निष्क्रिय कर दिया गया। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मॉस 3M वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन है, फ्लोमिंगो शहर कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, फ्लोमिंगो शहर कहाँ स्थित है। दूसरा बी ऑप्शन है सुंदरबन, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है कच्छ रण। ठीक है, फ्लोमिंगो शहर आपको बताना है कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कच्छ के रण में है, डी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो फ्लोमिंगो शहर गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। यह फ्लोमिंगो अभयारण्य भी है।
ठीक है। भारत में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने साल 1945 में गुजरात के कच्छ राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य में एक राजहंस प्रजनन स्थल की फ्लोमिंगो सिटी नाम दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने यहाँ छोटे बड़े राजहंसों का एक बड़ा समूह देखा था। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे राजहंस नियमित रूप से प्रजनन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद लेते हैं 15वां क्वेश्चन। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ये दलाई लामा से संबंधित क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश के राजा बीरभद्र। दूसरा है जोधपुर के महाराणा के लिए है। ये मतलब आपको बताना है पोटला पैलेस किन किस से संबंधित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है दलाई लामा और डी ऑप्शन है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, दलाई लामा का है ये। तो दुनिया का सबसे महंगे जो धर्मगुरु निवासों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो है दलाई लामा जी जो हैं ये सर्दियों में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर गर्मियों में भी शिफ्ट हो जाते हैं, 2 पैलेस में रहते हैं। तो आप इनके बारे में आप थोड़ा सा ये ध्यान से देख लीजिएगा। करीब देखिए करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। गर्मियों के मौसम में नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। नोरबुलिंग पैलेस में ये शिफ्ट हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहास में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16वां क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि त्रिपुरा को जो है भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो पहला ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1947 को त्रिपुरा को मतलब भारत का पूर्ण राज्य को त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ए 1947 को, या फिर बी 1956 को, या सी 1972 को, या डी 1975 को। तो सही ऑप्शन इसमें बताना है, तो इसमें सही ऑप्शन है सी। ठीक है, अब देख लीजिए 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को 1969 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला था। उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। तो नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, नवनीत का समानार्थी क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखकर आप बताइए। ठीक है, गृह को नवनीत बोलते हैं, या फिर बी कमल को नवनीत बोलते हैं, या फिर सी पानी को नवनीत बोलते हैं, या फिर डी ताजा मक्खन को। तो इसमें आपको बताना है, तो सही उत्तर है इसमें डी ताजा मक्खन। ठीक है, ताजा मक्खन को नवनीत बोलते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां लेते हैं। क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसमें ए है हुगली नदी, और बी है दामोदर, सी है गोदावरी, और डी है स्वर्ण रेखा। ठीक है, इसमें आपको बताना है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। जिस प्रकार जर्मन में स्थित रूर खनिज विशेषकर कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार दामोदर बेसिन भी भारत में कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो इसमें दामोदर जो नदी है वो मुख्य नदी है, इसको आप याद रखिएगा। कौन सी कोड BIOS का सर्वोत्तम परिभाषित करती है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है,
कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो इसमें पहला है, ए है हार्डवेयर, बी है मालवेयर, सी है फ्रेमवेयर और डी है यूटिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो बिंदु है ये विशेषकर आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो ठीक है, बी ऑप्शन होगा 18वां का जो है सही ऑप्शन है फ्रेमवेयर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, एक फ्रेमवेयर का प्रकार है। ठीक है, ये बूटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर चालू करने के बाद ये सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में रन करता है। पहला ये सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में रन करता है। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। रैम का स्थायी सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप देखिए 4 पॉइंट है, चारों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। रैम का जो है स्थायी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? फ्रेमवेयर होता है। और कंप्यूटर जब चालू करते हैं आप, ठीक है, तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर रन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवेयर। ठीक है, 18वां हो गया। 19 वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। 19 वाले क्वेश्चन पे आ गए। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत और सी न्याय पंचायत या फिर डी, ये ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ग्राम सहकारी संस्था जो है ये पंचायती राज व्यवस्था संस्था नहीं है। ठीक है।